अब हम पढ़ेंगे परासरण का महत्व। तो परासरण की क्रिया को समझ लो कैसे। जैसे मान लो मैंने एक कटोरी ली, क्या ली? कटोरी ली, या कोई बर्तन में पानी भर दिया। क्या कर दिया? पानी भर दिया, ऐसे। अब हमने देखा हाथ में क्या ले ली? दाग। क्या ले ली? दाग। और दाग ऐसी पिचकी पिचकाई होती है। उस दाग को हमने मान लो पानी में डाल दिया। क्या कर लिया? दाग को पानी में डाल दिया। और कुछ समय बाद देखते हैं कि दाग फूल जाती है ना? तो दाग फूल क्यों जाती है? यही तो है। तो ये झिल्ली है ना, ये वाली क्या है? झिल्ली। क्या है? झिल्ली। झिल्ली से पानी रिस रिस के अंदर घुस जाता है और दाग फूल जाती है। तो किसी झिल्ली में से पानी अंदर प्रवेश कर जाए या अंदर से बाहर निकल आए, बस यही घटना क्या कहलाती है? परासरण। क्या कहलाती है? परासरण। इसमें भी वही नियम लागू होता है जो मैंने विसरण में बताया। क्या होता है? अधिक से, कैसे? अधिक से कम, अधिक से कम का नियम लागू होता है। तो देखो इसमें भी तो यही है। ऐसे ही अब पौधा खड़ा हुआ है हमारा। क्या खड़ा हुआ? पौधा। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि जड़ें नाइट्रोजन फास्फोरस को ऊपर ले जाती हैं। कहाँ ले जाती हैं? पत्ती तक। कहाँ ले जाती हैं? पत्ती तक ले जाती हैं। तो मूल रोम कहाँ है? मूल रोम ये रहे। यहाँ से भूमि से जल का अवशोषण यानी सूख कर, यानी एब्जॉर्बिंग ऑफ वाटर, परासरण क्रिया किसके द्वारा? परासरण क्रिया द्वारा ही होता है। तो जो दाग में जो झिल्ली थी, वो झिल्ली यहाँ पर एक छिलका झिल्ली का काम करेगा। किसका काम करेगा? झिल्ली का काम करेगा। ये है इसका सिस्टम। क्लियर हो गया ना? आया ना? एकदम इजी लगा। अब यही प्रसरण है। यदि परासरण नहीं होता तो क्या मिट्टी से पानी जड़ में अंदर जाता? नहीं। तो क्या पौधे जिंदगी भर जी पाते? नहीं। तो परासरण पौधों के लिए बहुत ही आवश्यक है। ये देख सकते हैं हम लोग इसके लिए चित्र। क्या देख रहे हैं हम लोग, है ना? कि पानी क्या हो रहा है? पानी देखो, जड़ें क्या ले रही हैं? मूल रोम्स। मूल रोम, है ना? क्या? मूल रोम। ये रही। तो मूल रोम से क्या जा रहा है? पानी। जी आ गया पानी। इसमें एंट्री कर गया साहब, जी आ गया पानी। और ये ऐसे सभी जगहों से आ गया। मुझे मूल जड़ ये आ गया पानी, ये पत्तियों में चला गया, ये गया, ये देखो, है ना? ये देखो। तो मूल रोम से पानी का अवशोषण होना, पत्ती के विभिन्न भागों में पहुंचना, इस तरह का, है ना? ये सब क्या है? परासरण। क्या है? परासरण। क्या है? परासरण है ये। ठीक है। अब आता है दूसरा। मूल रोमों के एक से दूसरी कोशिका यानी सेल में जल का जाना इसी क्रिया द्वारा सिद्धांत पर निर्भर करता है। क्या होता है? मूल रोमों से एक से दूसरी सेल में, एक से दूसरी सेल का मतलब समझो कि जब यहाँ पानी आ गया तो यहाँ क्यों जा रहा है, यहाँ आ गया तो यहाँ क्यों जा रहा है? क्योंकि सेल्स क्या होता है? जुड़ी होती हैं एक दूसरे से। क्या होती हैं? जुड़ी होती है। यदि इसको पानी मिल गया है तो इसने इसको दे दिया, इसने इसको दे दिया, इसने इसको दे दिया, ऐसे ही पानी देते चले जाते हैं। जैसे हम देखते हैं कि दीपावली के दिन आपने देखा होगा, क्या देखा होगा? दीपावली के दिन कि जो रुई होती है हमारी, क्या होती है? रुई होती है और उसकी बाती डली होती है ऐसे, है ना? ये ठीक है। क्या होती है? रुई होती है और उसकी बाती डली होती है, और उस पर क्या होता है? आग से उसकी लौ जल रही होती है ऐसे, है ना? तो यहाँ जल रही है तो यहाँ कम हो रही है, तो यहाँ से लगातार जा रही है, क्योंकि यहाँ कम होता जा रहा है, यहाँ से लिंक हो करके क्या हो रहा है? लिंक हो करके पहुंच रहा है। इसी प्रकार से पत्तियों से पानी उड़ रहा है, यहाँ से अंदर जा रहा है, यहाँ से आग लग के खत्म हो रहा है तो यहाँ से जा रहा है। ये है इसका सिस्टम। ठीक है। अब आता है अगला हमारा पॉइंट क्या है? मूल रोमों से एक दूसरी कोशिकाओं में, जो समझाई दी अपने को, परासरण के कारण जल अवशोषण से कोशिकाएं स्फीत हो जाती हैं। स्फीत होने का मतलब जैसे मैंने अभी कहा कि दाग को पानी में डाल लेंगे तो फूल जाती है। स्फीत होना माने क्या हो गया? फूल जाना, टारगेट हो जाना। क्या हो जाती है? फूल जाती हैं। क्या हो जाती हैं? फूल जाती हैं। स्फीत माने फूल जाना। क्या हो जाना? फूल जाना, टारगेट हो जाती हैं। स्फीत के
कारण पौधों की पत्तियां तने सीधे खड़े रहते हैं। जब पानी नहीं आता तो सुकड़ से जाते हैं, जब पानी मिल जाता तो सीधे सतर हो जाते हैं। ये वही वाला है। दूसरा जीव द्रव्य कुंचन यानी प्लाज्मोलाइसिस, जो कि परासरण की घटना पर आधारित होता है। मान लेते हैं हम, आप देख रहे हैं ये जो आपको उंगली दिखाई दे रही होंगी, यदि मैं शक्कर के घोल में इन उंगलियों को डुबा दूं तो इस उंगलियों से पानी बाहर निकल जाएगा, क्योंकि पानी अंदर ज्यादा है और शक्कर के घोल में कम है ना। तो ये देखो सिकुड़ने लगी, ये देखो है ना, क्या होने लगी, सिकुड़ने लगी। दूसरा आपने ये देखा होगा, दूसरा जी आपको दिखाई दे रहा है, ये छुई मुई का पेड़ है ना, इसे लाजवंती भी कहते हैं। क्या है, ये पत्तियां जब पानी है तो एकदम कैसा है, सरल है, एकदम पत्तियां सतर हैं, लेकिन जब इसको टच कर देंगे तो देखो पत्तियां ऐसे सिकुड़ने लगेंगी। तो ये क्या होता है, मूवमेंटम होता है, गति होती है। इसके बारे में बताइए नीचे। यानी परासरण के कारण समस्त पौधों में गति यानी मूवमेंटम उत्पन्न होता है, जैसे छुई मुई या लाजवंती, है ना, इस तरह का है। तो कुल मिला के ये परासरण की घटनाएं थी। परासरण के आधार पर अपने कुछ चीजें सीख ली। ये प्रश्न आएगा तो आराम से आप हल कर सकते हैं, है ना। ये भी परासरण पर आधारित है ना। देख रहे हैं कि पानी के अणु है, ये नीले वाले कैसे हैं, परासरण के अणु है, वो इधर से इधर आने लगेंगे, क्योंकि इधर शक्कर का घोल है, इधर पानी नहीं है, कम है, इसकी कंडीशन में इधर आने लगेंगे ये। तो ठीक है, ये हो गया। अब अगला परासरण और विसरण में कोई 4 अंतर बताना है। क्या बताना है, 4 अंतर बताना है। तो अंतर बता सकते हैं, ठीक है। तो परासरण और विसरण दोनों के हमने उदाहरण ऊपर सीख लिए हैं। उन उदाहरणों के आधार पर हम लोग इनमें अंतर बता सकते हैं। परासरण की क्रिया कायम हो रही थी एक झिल्ली के माध्यम से। तो परासरण की क्रिया के लिए हम लोग एक याद रख लें, क्या रख लेते हैं याद, कोई एक बात याद रख लेते हैं। जैसे एक कटोरी है, ये बड़ी है ना, ये लो कटोरी है, और इसके अंदर क्या डला हुआ है, एक दाग फूल गई थी। क्या है, दाग फूली हुई डली हुई है, और उसमें क्या भरा था, पानी भरा था। क्या था, पानी। तो पानी में दाग फूल गई है, चलो ठीक है। विसरण में मैंने मान लो एक अगरबत्ती लगा दी है। क्या कर दी, एक अगरबत्ती लगा दी। लो साहब, ये मैंने एक स्टैंड बना दिया और इसमें मैंने ये अगरबत्ती लगा दी। क्या कर दी, अगरबत्ती। और यहाँ से क्या हो रहा है, गैस निकल रही है, ये लो साहब। तो इसमें झिल्ली की आवश्यकता दिख रही है क्या, नहीं है, जबकि इसमें पानी कहां से जा रहा था, एंट्री कर रहा था झिल्ली से। तो इसमें अर्ध पारगम्य झिल्ली की आवश्यकता होती है। किसकी होती है, अर्ध पारगम्य झिल्ली की आवश्यकता होती है, यानी जो इसके ऊपर से पानी एंट्री करता है। इसमें कहाँ एंट्री कर रहा है, इसमें तो सीधा गैस जल रही है और सीधी भाग रही है, इसलिए इसे हम लोग विसरण बोलेंगे और इसको ऑस्मोसिस या परासरण कहेंगे। विसरण में सभी प्रकार के पदार्थों की अधिक सांद्रता से, कहां से, अधिक सांद्रता वाले, अधिक मुक्त ऊर्जा वाले, कम सांद्रता या कम मुक्त ऊर्जा वाले की ओर गति करने लगते हैं। तो अधिक से कम की ओर। इसमें भी वही होता है, पर झिल्ली होती है। परासरण क्रिया में विलायक जल के अणुओं का अर्धपारगम्य, कौन सी, ये आ गई अर्धपारगम झिल्ली से प्रवाह उसकी उच्च मुक्त ऊर्जा यानी किधर, उच्च ऊर्जा से कम की ओर, यानी अधिक से कम की ओर। उच्च मुक्त का मतलब हुआ अधिक से कहाँ की ओर जाएगी, कम की ओर प्रस्थान करेगी। तो पानी किधर अधिक है, कटोरी में। पानी कम किस में है, दाग में। तो पानी एंट्री करने लगेगा, ठीक है। तो ऊर्जा या उच्च रासायनिक विभव से निम्न यानी कम ऊर्जा की ओर क्या होने लगेगा, जाने लगता है, वही है, ठीक है। अब देखेंगे अगला। विसरण की क्रिया किसी भी माध्यम में हो सकती है। इसमें ठोस में भी हो सकती है, गैस में भी हो सकती है ना, और द्रव में भी हो सकती है। इसके लिए मैंने आपको तीनों चीजें पहले ही बता चुका था शुरू में। इसमें केवल क्रिया कायम होगी तरल माध्यम में। क्यों होगी, क्योंकि दाग में पानी जो एंट्री करा था वो झिल्ली के माध्यम से पानी एंट्री करा था, गैस नहीं और शक्कर के अणु नहीं, केवल क्या, द्रव। इसलिए यह क्रिया तरल या द्रव कह सकते हैं हम लोग, द्रव माध्यम में ही होती है। अब आता है विसरण की क्रिया में अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती। तो देखो अर्धपारगम्य झिल्ली आवश्यकता इसमें होती है, सही है, इसमें नहीं होती है। विसरण की क्रिया विसरण करने वाले अणुओं पर मुक्त पर डिपेंड करती है। ऊर्जा फ्री एनर्जी पर निर्भर करती है। ज्यादा फ्री एनर्जी है तो ज्यादा जाएगी। परासरण क्रिया विलायक के दूसरी मुक्त अणुओं पर निर्भर
करती है। अंदर की जैसे अपने दाग डाली तो अंदर जो मटेरियल है इसके ऊपर डिपेंड करे, जो गाढ़ा ज्यादा है तो पानी ज्यादा सोख लेगा। ठीक है, अगला है हमारे साथ, इस क्रिया में विलेय विभव का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यह क्रिया विलेय विभव पर पूर्णतः आश्रित होती है ना। इस क्रिया के द्वारा उपलब्ध स्थान के संपूर्ण भाग में विसरण करने वाले अणुओं की सांद्रता बराबर की जाती है ना। क्या की जाती है? बराबर। जैसे मान लो हमने यहाँ से गैस छोड़ दी तो गैस क्या कर रही है? तब तक जाती रहेगी जब तक कि दोनों में बराबर नहीं होगी। चाहे ऐसे समझ लो कि ये टायर है और टायर में से हमने क्या कर दिया, यहाँ से गैस लीक कर दी, तो इसमें से गैस तब तक निकलती रहेगी जब तक इधर और इधर गैस दोनों बराबर ना हो जाए, है ना। इसमें क्या होगा, इसमें तब तक ये क्रिया होती रहेगी और जिसमें बंद हो जाएगी कब? जब वायुमंडल में और इसमें दोनों में दबाव समान हो जाएगा, है ना। तो ये प्रक्रिया आपने देखा होगा अक्सर कि इसमें से पूरी गैस कभी नहीं निकलती, कै में से? टायर में से, है ना। तो इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें जैसे हमने पानी में दाग डाली तो फूलने के बाद जैसे ही फूल जाएगी तो इसमें प्रेशर बन जाएगा और ये क्रिया कैसी हो जाएगी? बंद हो जाएगी। क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी। और ये बंद नहीं होगी कब तक? जब तक दोनों समान ना हो जाए। इसमें पानी ज्यादा है, इसमें कम है, फिर भी बंद हो गई। ठीक है, चलो ठीक है। इस प्रकार से आपके ये समाप्त होते हैं। अब हमारा अगला आएगा विसरण या रसाकर्षण को उदाहरण से समझाइए, तो समझ लेते हैं हम लोग। चलो, विसरण और रसाकर्षण होता क्या? वो ये विसरण आप पहले समझ जाए, इसको समझने की जरूरत नहीं है। जैसे विसरण वो ये पानी, जैसे मैं अभी आपको बताऊं कि रसाकर्षण या पौधा, आपने देखा होगा बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पेड़ लगे होते हैं और उनमें पानी कहाँ से पहुंच जाता है? ऊपर, बड़ी ऊपर पत्तियां हैं, है ना। क्या है? पत्तियां। इन पत्तियों में जो बताओ पानी कैसे जाएगा? ऊंचा पीपल का पेड़ है और नीचे जहाँ पर पानी है, नीचे बहुत नीचे जहाँ पानी है ना, H2O है, तो पानी यहाँ तक कैसे पहुंचा? कोई टिल्लू पंप लगा है, कोई खींच रहा है, कोई शक्ति लगी है क्या ऐसा जिसकी वजह से कि पानी कहाँ पहुंच गया? पत्ती तक। तो पानी जब हम कटोरा में या लोटा से हम डालेंगे, मान लो मैं यहाँ से गिलास से पानी डालूं, क्या डालूं? गिलास से पानी डालूं तो कहाँ जाएगा? नीचे। और पेड़ में कहाँ हो रहा है? पानी जा रहा है ऊपर। तो मैं पानी डाल रहा हूँ तो इधर नीचे जा रहा है पानी, उसमें ऊपर जा रहा है। आखिर ऐसी कौन सी पावर है जिसकी वजह से पानी ऊपर जा रहा है? ठीक है, क्या हो रहा है? जा रहा है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसमें होता क्या है। तो गुरुत्वाकर्षण के कारण पानी कहाँ जा रहा है? नीचे। और इसमें गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध ऊपर जा रहा है। तो जिसमें गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध पानी ऊपर जाना, कहाँ जाना? ऊपर जाना ही क्या कहलाता है ना? रसाकर्षण। क्या कहलाएगा? रसाकर्षण। रस्सी से पानी खींचते हैं, उसी प्रकार से ये पौधा भी दबाव के कारण पत्तियों में दबाव बन जाता है, जिससे ये पानी ऊपर की ओर खींचता है। जैसे यहाँ से पानी बाष्प बन के उड़ गया तो जहाँ की जगह खाली हुई, जहाँ की जगह को पानी कहाँ से आएगा? तने से आएगा। तने को पानी कम होगा तो कहाँ से आएगा? जड़ से। ऐसे ही क्रम चलता है। वह क्रिया जिसमें किसी ठोस, द्रव या गैस के आयन अणु के अपने अधिक सांद्रता वाले विलयन से कम सांद्रता वाले विलयन की ओर स्वतः गति करते हैं, विसरण कहलाता है। क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है। इस क्रिया में अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती। यह क्रिया प्रारंभ में तेज गति से, कैसे? तेज गति से होती है। साम्य अवस्था होने तक गति धीमी हो जाती है। यह क्रिया गैसों में अधिक होती है। क्या होती है? गैसों में अधिक होती है। अब आता है उदाहरण, जैसे कि मैंने कहीं एक कमरे में इत्र की शीशी खोल दी है, सेंट, है ना। मैंने यहाँ सुर यहाँ खोल दी और पता पड़ा आपके कमरे में पूरे में फैल गई। तो किस रूप में फैली है? तो ये शीशी में सुगंध का फैलना इसी कारण होता है। जल में चीनी डालते हैं, वो भी घुल जाती है, ये भी इसी सिद्धांत पर होती है, विसरण के सिद्धांत पर, है ना। KMnO4 के कारण कणों के जल में डालने पर, जैसे सफेद पानी में यदि लाल कोई दवा डालें या लाल रंग डालें तो वो सब में फैल जाता है। तो ये विसरण के कारण ही होता है ना। सुलगती हुई अगरबत्ती से गंध होना, तो गंध भी हम देखते हैं कि पूरे कमरे में क्या फैल जाती है? सेंट फैल जाता है। देखो आप, है ना। तो ये अगरबत्ती जल रही है, क्या हो रहा है? ये अगरबत्ती जल रही है और इनमें से धुआं
उड़ता हुआ जा रहा, पूरे कमरे में धुआं भर जाएगा। यह विसरण की ही घटना है। ठीक है, चलो ठीक है। अब ये हम लोग पढ़ेंगे कल, क्या प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, इसको प्रभावित करने वाले कारक।